हेलो एवरीवन, मैं ऋतु सिंह। करेंटली मैं पीएचडी कर रही हूँ NIPGR से और इनिशिएटिव ऑफ DKT के थ्रू दैट इज़ डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग मैं आपको आज इकोसिस्टम पढ़ाऊँगी। अब हम समझ लेते हैं पहले कि इकोसिस्टम क्या है। तो अगर आपको शॉर्ट में बोलना हो तो इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करते हैं आपस में। मीन्स जहाँ पे भी ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में इंटरैक्शन होता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो हम फर्स्टली समझ लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और एबायोटिक क्या क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे लिविंग थिंग्स आते हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपका आ जाएगा जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है लाइक सॉइल, वाटर एट्सेट्रा। अब हम इन शॉर्ट अगर बायोटिक कंपोनेंट्स को डिवाइड करें तो ये 3 टाइप्स में डिवाइड होंगे। प्रोड्यूसर्स मीन्स जो कि फूड प्रोड्यूस करें लाइक ग्रीन प्लांट्स जो सन की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके लाइक ये आपका ग्रीन प्लांट्स है जो सन एनर्जी ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद से बनाए, उन्हें हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। सेकेंड आता है कंज्यूमर्स जो इन प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। इसका एग्जांपल हो गया लाइक ह्यूमन बीइंग्स, गोट एट्सेट्रा। फिर थर्ड आएगा यहाँ पे डीकम्पोजर्स। जब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स डेड हो जाते हैं, लाइक आप यहाँ एग्जांपल ले सकते हो, एक ट्री की लीफ फॉल हो गई है, अब ये डेड हो गई है, इसे डिके करने में रोल होता है डीकम्पोजर्स का जो इस डेड मटेरियल पे फीड करते हैं अपने लिविंग के लिए। यहाँ पे एग्जांपल्स है वेरियस बैक्टीरिया एंड फंजाइज का। तो अब हमने समझ लिया यहाँ पे इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अब हम फर्दर देखते हैं कि कितने कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। पहले कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, फर्स्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी। तो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि प्रोडक्टिविटी मीन्स कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। आप ये इसकी यूनिट देख लीजिए, इससे आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी और याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। किलो कैलोरी यूनिट है कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कितने एरिया में, मतलब पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पे कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। मीन्स ये पर्टिकुलर एरिया है बाई चांस मीटर-2, ये टाइम है, इस एरिया और इस टाइम पॉइंट पे इतना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसे हम प्रोडक्टिविटी कहेंगे। अब प्रोडक्टिविटी के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी है जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। मींस सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके जो भी बायोमास प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी, ये प्राइमरी है, प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम शॉर्ट में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को GPP डिनोट करते हैं और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को NPP। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जैसे नाम से क्लियर है, ग्रॉस मतलब होता है टोटल, मींस जितना भी प्लांट बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है वाया फोटोसिंथेसिस, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और बट इन जनरल रेस्पिरेशन प्रोसेस भी होता है प्लांट्स में, तो कुछ बायोमास लॉस हो जाता है रेस्पिरेशन में,
तो वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मीन्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस बायोमास लॉस्ट इन रेस्पिरेशन इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है यही आपका नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र होता है। मीन्स जब कंज्यूमर्स फीड करेंगे इन प्रोड्यूसर्स पे तो जो उन्हें प्रोडक्टिविटी मिलेगी वो होगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो सेकेंड लेवल में ट्रांसफ़र होगा। और सेकेंड लेवल में ट्रांसफ़र होने के बाद जो कंज्यूमर्स आगे बायोमास प्रोड्यूस करेंगे वो होगा आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मीन्स ये क्या है, कंज्यूमर्स जो भी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा दैट इज़ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब हमने देख लिया पहला कंपोनेंट इकोसिस्टम का जो है प्रोडक्टिविटी। अब हम आते हैं सेकेंड कंपोनेंट पे। सेकेंड कंपोनेंट है डिकम्पोजिशन। मीन्स अब प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर कर लिया, कंज्यूमर्स ने उसे ईट कर लिया, अब उनका आफ्टर डेथ उनका डीके भी तो होना है। यहाँ पे रोल आता है डिकम्पोजिशंस का। डिकम्पोजिशंस में दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, डेट्राइटस और डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स उन्हें हम बोलते हैं जो कि डेड और डीके मटेरियल पे फीड करते हैं और उसे फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं उनका। डेट्राइटस क्या है, जो भी डेड मटेरियल्स है लाइक लीफ फॉल हो गई ये, या फिर कोई एनिमल मैटर है जो कि डेड हो गया, या फीकल मैटर है, उन्हें डेट्राइटस की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये डेट्राइटस को जो डीके करते हैं उन्हें हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ठीक, अब इस डिकम्पोजिशंस के प्रोसेस को भी बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से ही क्लियर है कि इन पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया गया होगा। सपोज़ ये एक लीफ है तो इस लीफ को फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करने के काम को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे अर्थवॉर्म। आप लोग ये भी जानते होंगे कि अर्थवॉर्म को फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी डिके मटेरियल है या डेड मटेरियल है उन्हें स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं, जिसके कारण न्यूट्रिएंट रिलीज होता है और ये न्यूट्रिएंट फर्दर लीच आउट होके सॉइल में चला जाता है। तो बी प्रोसेस हो गया लीचिंग। लीचिंग मीन्स आफ्टर ब्रेकेज जो भी न्यूट्रिएंट रिलीज हो रहा है वो सॉइल में लीच आउट हो जा रहा है, तो ये हो गया लीचिंग। अब थर्ड आता है कि जो पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं उन्हें और छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना। यहाँ पे रोल आता है वेरियस बैक्टीरिया एंड फंगस का। वो क्या करते हैं, बहुत सारे एसिड्स और एंजाइम सिक्रीट करके इन पार्टिकल्स को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक, तो क्या क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म। अब इसके बाद सॉइल में आप लोगों ने पढ़ा होगा ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस क्या है, जब सॉइल का ब्रेक डाउन होता है फर्दर कोलॉइडल मटेरियल फॉर्म होता है जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है, उससे हम ह्यूमस बोलते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिनिफिकेशन। ये नॉर्मली एग्रीकल्चर फील्ड के लिए रिच सॉइल्स होती है, दैट इज ह्यूमस, विच इज ऑल्सो अ ब्रेकडाउन मटीरियल ऑफ दैट डेट्राइटस। ठीक, और इसके बाद आता है कि इन ह्यूमस को भी बैक्टीरिया एंड फंगस फर्दर डिग्रेड कर देते हैं टू रिलीज द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, दैट इज नोन एज मिनरलाइजेशन। सो ये 5 स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशंस के, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड किस मटेरियल का ये डेट्राइटस बना हुआ है दोनों बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्टली अगर डेट्राइटस लिग्निन या फिर काइटिन का बना हुआ है तो उनके डिके होने में काफ़ी टाइम लगेगा, और अदर हैंड में अगर वो नाइट्रोजनस मटेरियल का बना हुआ है
तो वो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा और कम टाइम लगेगा। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, लाइक अगर आपका ह्यूमिड और ड्राई वेदर है तो डिकम्पोजिशंस फास्टर होंगे, पर अगर यही आपका बहुत कूल वेदर है तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ये वेदर सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगी और यहाँ पे काफ़ी फास्ट होगी। तो अब हम आते हैं थर्ड कंपोनेंट में। थर्ड कंपोनेंट है एनर्जी फ्लो। आप सबने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र हो रही है। तो एनर्जी फ्लो में पहले हम इसमें कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या है? सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे लेवल्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ठीक। सेकेंड वर्ड है फूड चेन। फूड चेन क्या है? सपोज ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये टर्शियरी कंज्यूमर है। तो ये जो चेन चल रही है, मतलब प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट करता है और अपना न्यूट्रिशन से प्रोड्यूसर से लेता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करता है और टर्शियरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर में फीड करता है। ये एक जो चेन है फूड की, इसे हम फूड चेन बोलते हैं। और अगर बहुत सारे फूड चेन आपस में कनेक्ट हो जाएं तो उससे बोलते हैं फूड वेब। एग्जाम्पल जैसे प्रोड्यूसर का हम यहाँ पे समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब कोई भी ग्रीन प्लांट हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर में आप लाइक बीटल ले लीजिए कि बीटल इसके लीफ पे फीड कर रहा है। अब यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक, जो कि इस बीटल पे फीड कर रहा है। फिर अब स्नेक को ईगल या हॉक इस स्नेक पे फीड कर रही है। और अगर यहाँ बीच में सपोज बीटल को कोई और भी ईट कर रहा है और यहाँ से ईगल को लॉयन खा रहा है, तो ये इंटरकनेक्टिंग जो फूड चेन बना, इसे हम फूड वेब बोलेंगे। ठीक। अब हम आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड पे। हमने यहाँ पे पढ़ा एनर्जी फ्लो कैसे कैसे होती है। अब एनर्जी फ्लो में जो ट्रॉपिक लेवल है, पहले उस पे के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर लेते हैं कि कौन से ट्रॉपिक लेवल में कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा। अब एज प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं तो प्लांट्स आएंगे आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या आएगा? प्लांट्स, या फिर आप बोल सकते हो प्रोड्यूसर्स। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को शॉर्ट फॉर्म में TL लिख देते हैं यहाँ पे। प्रोड्यूसर्स के बाद आएगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर थर्ड में ऐसे ही थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर और फोर्थ पे आ जाएगा टर्शियरी। ठीक। ये हो गया हमारा ट्रॉपिक लेवल की कैसे कैसे ट्रॉपिक लेवल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड है। अब हम आते हैं आगे अपने टॉपिक पे, जो कि इकोलॉजिकल पिरामिड। जैसा कि हमने एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ा, तो एनर्जी फ्लो हमेशा अपराइट होता है। अपराइट मीन्स क्या कि इसका पिरामिड जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, अपराइट बनेगा। मीन्स सबसे बेस पे होगा प्राइमरी, अब सबसे बेस पे होगा प्रोड्यूसर्स,
फिर आपका आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स। और जो एनर्जी फ्लो होगी वो सिर्फ 10% नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, बाकी एनर्जीज हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो मीन्स अगर इस प्रोड्यूसर्स की ट्रॉपिक लेवल की एनर्जी अगर सपोज 1000 है तो नेक्स्ट लेवल पे सिर्फ 100 जाएगी। ऐसा हर लेवल पे होगा। यहाँ से अगर नेक्स्ट लेवल पे जा रही है तो ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, बाकी लॉस हो जाएगी हीट के फॉर्म में। तो इसीलिए ये चाहे एक्वेटिक इकोसिस्टम हो या टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक मीन्स या तो पानी में इकोसिस्टम हो या फिर लैंड पे इकोसिस्टम हो, ये पिरामिड हमेशा अपराइट होगा। ठीक, बोथ केसेस में एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। अब सेकेंड पिरामिड आता है, दिस इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट पिरामिड देखते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर भी अपराइट होगा, मीन्स बहुत सारे प्लांट्स दैट इज प्रोड्यूसर्स सपोर्ट करेंगे कुछ कंज्यूमर्स को, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, वो सपोर्ट करेंगे कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, एंड अल्टीमेटली टर्शियरी कंज्यूमर्स जो कि इस प्रोड्यूसर से सपोर्ट हो रहे हैं वो बहुत ही लेस नंबर में होंगे। तो ये भी एक्वेटिक सिस्टम ले लीजिए आप या टेरेस्ट्रियल, दोनों के केसेस में अपराइट होगा। और ये आपका प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये टर्शियरी कंज्यूमर। ये हो गया पिरामिड ऑफ नंबर। थर्ड पिरामिड आता है पिरामिड ऑफ बायोमास, कि बायोमास कैसा होगा इकोसिस्टम का। तो इसमें पहले हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कि लैंड सिस्टम में बायोमास कैसे डिवाइडेड है। ठीक, टेरेस्ट्रियल में दिस इज ऑल्सो अपराइट, कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का बायोमास काफ़ी ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कंज्यूमर एंड देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। हाउएवर इस केस में जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये इन्वर्टेड हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे ये इन्वर्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहला आपका प्रोड्यूसर्स के लेवल पे क्या आएगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स पे कौन फीड करता है, जू प्लैंक्टॉन्स। मीन्स आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया जू प्लैंक्टॉन। ओके, फिर अब इस पे टर्शियरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में फिशेस आ जाएंगी, कि स्मॉल फिश और फिर बिग फिश। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स कितने छोटे होते हैं और बिग फिश का बायोमास कितना होता है। तो यहाँ पे इसलिए ये पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड है। ये एक्सेप्शन याद रखिएगा कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का सिर्फ पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इन्वर्टेड है, बाकी सारा पिरामिड्स अपराइट होता है एक्सेप्ट दैट एक्वेटिक इकोसिस्टम्स पिरामिड ऑफ बायोमास। अब फोर्थ कंपोनेंट है इकोसिस्टम का न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कि न्यूट्रिएंट कैसे साइकिल होती है हर ट्रॉपिक लेवल पे और कैसे सारे ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स पाते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल का एक और नाम है जिसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बोलते हैं। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और जियो मीन्स अर्थ। ठीक, तो अब न्यूट्रिएंट साइकिल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, गैसियस साइकिल और सेडेंट्री साइकिल। सेडेंट्री मीन्स होता है आपका रॉक्स। गैसियस साइकिल में आपकी आ जाएगी कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल।
एंड सेडिमेंट्री में आएगी फॉस्फोरस साइकिल। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कार्बन साइकिल का और फॉस्फोरस साइकिल का। कार्बन साइकिल पे हमें ये पता है कि हमारे बॉडी का कार्बन एक मेजर कंपोनेंट है आफ्टर वाटर। तो कार्बन साइकिल का रिजर्वॉयर क्या है आपका? एटमॉस्फेयर। रिजर्वॉयर मीन्स जहाँ पे ये अबंडेंस में होगा प्रेजेंट। तो कार्बन अबंडेंस में कहाँ प्रेजेंट होता है? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर। कार्बन साइकिल के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सन है सपोज, सन से एनर्जी और CO2 इन्वायरमेंट से लेके यहाँ से मान लीजिए यहाँ CO2 का एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर से CO2 लेके प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड मटेरियल अपना प्रिपेयर करते हैं। फिर ये प्लांट्स रेस्पिरेशन भी कर रहा है तो CO2 लॉस हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। अब प्लांट्स पे कंज्यूमर्स फीड करते हैं, मींस यहाँ पे कंज्यूमर्स आ गए, और कंज्यूमर्स जब प्लांट पे फीड करते हैं उनके पास ट्रांसफ़र होता है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। फिर ये कंज्यूमर्स रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लूज करते हैं इन्वायरमेंट में, रेस्पिरेशन CO2। ठीक, अब ये जब डेड हो जाएंगे आपका प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, तो यहाँ पे आएगा रोल डीकम्पोजर्स का। डीकम्पोजर्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और डीकम्पोजिशन के थ्रू बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स का भी फॉर्मेशंस होता है। और हमें पता है कि मैनमेड CO2 कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है आजकल, तो मैनमेड CO2 प्रोडक्शन में आपका आ जाएगा लाइक व्हीकल्स, CO2 प्रोडक्शन थ्रू व्हीकल्स, फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग। तो ये आपकी कार्बन साइकिल हो गई टेरेस्ट्रियल में, इकोसिस्टम में। सेम एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी होगा। सपोज ये एक पॉन्ड है, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट है, ये हो गया फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये रेस्पिरेशंस करेंगे और इनके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 रिलीज होगा। यहाँ पे जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 लेंगे और इनमें भी रेस्पिरेशन होगा, तो वो CO2 भी एटमॉस्फेयर में जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कार्बोनेट रॉक्स भी प्रेजेंट हैं जिनके लीचिंग से भी CO2 रिलीज होगा। ये हो गया आपका कार्बोनेट रॉक्स। तो ये है पूरा आपका कार्बन साइकिल कि कैसे कैसे साइक्लिंग होती है कार्बन की इन द इन्वायरमेंट। अब हम सेकेंड साइकिल पे आते हैं, जो कि है फॉस्फोरस साइकिल। हमें ये पता है कि फॉस्फोरस साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल में आती है, मींस इसका रिजर्वॉयर कहाँ होगा? अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में इसका रिजर्वॉयर होगा। फॉस्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बॉडी का, क्योंकि जो भी न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड मीन्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल्स पाए जाते हैं जिसे हम DNA और RNA बोलते हैं। उन DNA RNA का फॉस्फोरस एक मेजर कंपोनेंट है। तो हम फॉस्फोरस साइकिल्स देखते हैं। सपोज ये कोई रॉक है, इस रॉक पे लाइकेंस ग्रो हुए हैं। ये लाइकेंस बहुत सारे एसिड सेक्रेट करते हैं जिसके कारण इनकी रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, और ये ब्रेक डाउन होके रिलीज होता है फॉस्फेट, जो कि सॉइल में चला जाता है। इस सॉइल से फॉस्फेट का अपटेक प्लांट्स करते हैं
फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। एंड जब कंज्यूमर्स इसको फीड करते हैं तो वो फॉस्फेट ट्रांसफ़र हो जाता है कंज्यूमर्स को, और फिर आफ्टर देयर डेथ डीकम्पोजर्स इन्हें डिके करके फॉस्फोरस को फिर से रिलीज़ कर देते हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, या फिर वो बहुत साल तक अर्थ क्रस्ट में जाके फिर से रॉक फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस प्रोसेस में से फिर से फॉस्फोरस रिलीज आउट हो जाता है इन्वायरमेंट में। तो ये हुआ पूरा फॉस्फोरस साइकिल। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इकोसिस्टम क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और इस इकोसिस्टम का 4 कंपोनेंट है। ये जो है क्या है, कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन याद करने के लिए आप ये यूनिट याद कर लीजिए कि पर्टिकुलर एरिया में इन पर्टिकुलर टाइम कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में आ जाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर आएगा आपका डिकम्पोजिशंस, जिसमें 5 मैंने पॉइंट्स बताए थे, 5 स्टेप्स बताए थे। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन एंड लास्टली मिनरलाइजेशन। ये हो गया आपका सेकेंड कंपोनेंट। अब थर्ड कंपोनेंट पे आते हैं, जो कि है एनर्जी फ्लो। ये इसमें एनर्जी फ्लो के बारे में बताया मैंने, और इसके अलावा पिरामिड्स के बारे में बताया, जिसमें 3 टाइप के पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, जिसमें सारे टाइप के पिरामिड्स अपराइट है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दोनों में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें बायोमास का जो पिरामिड होगा वो इन्वर्टेड होगा। फिर आपका आ जाता है फोर्थ कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जिसमें हमने देखा कि कैसे कैसे कार्बन और फास्फोरस का साइक्लिंग हो रहा है इन्वायरमेंट में। अब नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशंस। हमें ये पता है कि जो भी पॉपुलेशन या कम्युनिटी होती है हमारे इकोसिस्टम की, वो एनवायरमेंटल कंडीशन से अफेक्ट होती है। मींस जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी ये भी चेंज होगा, पॉपुलेशन में, कम्युनिटी भी। तो इकोलॉजिकल सक्सेशंस क्या है, बेसिकली ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी इकोसिस्टम है उसमें चेंजेस होंगे और एक बेटर इकोसिस्टम फॉर्म होगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशंस। ठीक, अब इकोलॉजिकल सक्सेशन के 2 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस कि वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सक्सेशन, लाइक हाइड्रार्क और जेरार्क। हाइड्रार्क इस नाम से क्लियर है कि ये सक्सेशन जो वाटर में स्टार्ट होगा उसे हम बोलेंगे हाइड्रार्क इकोलॉजिकल सक्सेशन। और जो सक्सेशन जेरार्क मीन्स ड्राई कंडीशंस में स्टार्ट होगा उसे हम बोलेंगे जेरार्क। ठीक, बट इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट करने वाला है कि दोनों में आफ्टर सक्सेशन क्या प्रोडक्ट मिल रहा है हमें। आफ्टर सक्सेशन दोनों में जो भी इकोसिस्टम फॉर्म होगा वो मेसिक इकोसिस्टम होगा, मीन्स नॉट टू ड्राई, नॉट
टू वेट, दैट इज मॉडरेट कंडीशन। सो इसमें 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि ओवर टाइम पीरियड्स होता है, और दूसरा एंड प्रोडक्ट इसका क्या है, मैजिक कंडीशन। हमारा जो प्रेजेंट अर्थ है वो भी एक सक्सेशन का ही प्रोडक्ट है। एज पहले लाइक आपको पता होगा कि ऑक्सीजन नहीं था, अर्थ में कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं थे, धीरे धीरे चेंजेस होते होते अब हमारे मतलब अब ऑक्सीजन भी है और हम ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो अब ये हो गया 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस कि कहाँ पे सक्सेशन हो रहा है। इसके अलावा और 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब ये है कि सक्सेशन उस एरिया से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, मीन्स वो बिल्कुल बेयर लैंड थी, वहाँ पे कभी कोई लाइफ नहीं थी। सपोज़ ये रॉक हुआ या फिर वॉल्केनिक इरप्शन वाले जो एरियाज़ होते हैं वो, जहाँ पे पहले कभी कोई लाइफ नहीं थी, वो सक्सेशन हुआ प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन मीन्स ये कि जहाँ पे पहले कोई लाइफ थी बट ड्यू टू सर्टेन नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक ड्रॉट और व्हाट विल बी द नेचुरल कैलामिटीज़, उसके कारण वहाँ पे लाइफ अभी प्रेजेंटली नहीं है, ऑल्दो पहले थी। वहाँ पे अगर सक्सेशन स्टार्ट होगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन ऑब्वियसली लेस टाइम टेकिंग होगा क्योंकि वहाँ पे पहले से बहुत पहले तो लाइफ थी, तो वहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस फेवरेबल होंगे, बट प्राइमरी सक्सेशन हमेशा बहुत टाइम टेकिंग होता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं इस सक्सेशन का। लाइक ये एक बेयर रॉक है, तो इस रॉक पे आके ग्रो किया लाइकेंस क्योंकि हार्ड कंडीशंस में ग्रो कर जाते हैं, तो ये रॉक्स पे भी ग्रो कर जाते हैं। रॉक्स पे ग्रो किया, इसने एसिड सिक्रीट किया और इस रॉक की ब्रीचिंग स्टार्ट कर दी। अब रॉक्स थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन होना शुरू कर दिया, जिसके कारण हल्का हल्का ब्रेकेज के कारण अब इसमें आके सेकेंड जो है ब्रायोफाइट्स ग्रो करना लगा। ब्रायोफाइट्स जो है स्मॉलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स जिसे हम बोलते हैं। अब लाइकेंस क्योंकि इसने सबसे पहले इन्वेट किया इस बेयर रॉक को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पाइनियर स्पीशीज। पाइनियर मीन्स सबसे पहले जिसने इन्वेट किया, ये हो जाएगी आपकी पाइनियर स्पीशीज। फिर ब्रायोफाइट्स ग्रो हुए, फिर उसके बाद इस पर और स्मॉल प्लांट्स आएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके हर्ब्स, फिर श्रब्स, फिर अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, ट्री, और ये हो जाएगा आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब जैसे मूवीज़ में एंड में क्लाइमैक्स होता है, वैसे ही हम जो एंड प्रोडक्ट मिल रहा है उसे यहाँ पे भी नाम दिया गया है कि ये क्या है, क्लाइमैक्स। ये जो स्पीशीज़ यहाँ पे है वो है क्लाइमैक्स स्पीशीज़। तो ये जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम फॉर्म हुआ ये आपका क्लाइमैक्स हो गया, और जो ये पहली स्पीशीज़ इन्वेट की ये पाइनियर स्पीशीज़ है, और ये पूरा सीरियल स्टेजेस है, मीन्स जो एक के बाद आते गए और इन्वेट करते गए, और अल्टीमेटली क्या है, कोई भी इकोसिस्टम रीच होगा क्लाइमैक्स पे। तो ये हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशंस। तो अब हम कुछ स्लाइड्स देख लेते हैं जिसमें आपको इन सारे डेफिनेशन सही से मिल जाएंगी और पिक्चर सही से मिल जाएंगी। तो अब हम सम अप करते हैं इस चैप्टर को जो हमने पढ़ा है। फर्स्टली इकोसिस्टम, जैसे कि पता चल गया कि यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, और ये जो सिस्टम है उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिससे इकोसिस्टम चेंज होता है विथ अ टाइम। किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ग्रेजुअली इकोसिस्टम जो चेंज होता है उसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशंस बोलते हैं। थर्ड डेफिनेशन जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मैंने आपको पहले नहीं बताया है, इसका मतलब है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़। मीन्स लाइक ये ट्री है, ट्री जो है सबसे टॉप लेवल कैनोपी पे है, फिर उसके नीचे श्रब हो गया, फिर हर्ब हो गया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज़ का उसे बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन।
नेक्स्ट आते हैं हम ट्रॉपिक लेवल पे। ट्रॉपिक लेवल मीन्स ऑर्गेनिजम्स को वेरियस लेवल्स पे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशंस के बेसिस पे डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आएंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आएगा, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे, और फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आएगा। ये हो गया ट्रॉपिक लेवल। फिर फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन मीन्स, ये सिंपल अगर आप एक लाइन देखें तो इसे बोलेंगे फूड चेन। मीन्स प्रॉन फीड कर रहा है एल्गी पे, ट्रॉट फीड कर रही है प्रॉन पे, और किंगफिशर इसे खा रहा है। बट जब ये इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं आपस में, मीन्स लाइक यहाँ पे आप देखिए, ये कार्प जो है ये ट्रॉट भी इस पर फीड कर रही है, किंगफिशर भी इसे खा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं फूड वेब। नॉर्मल इकोसिस्टम में कभी भी फूड चेन नहीं प्रेजेंट होता, फूड वेब होता है हमेशा। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो ऐसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमेशा अपराइट होता है, और 10% एनर्जी ओनली नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ट्रांसफ़र होती है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का अगर एनर्जी इतना है तो 10% ट्रांसफ़र हो गई नेक्स्ट लेवल को, सिमिलरली नेक्स्ट लेवल को, और यहाँ 10 जूल। ठीक, तो ये हो गया आपका एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट पीपीटी पे आते हैं, ये है आपका एनर्जी पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर का पिरामिड, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो या टेरेस्ट्रियल, हर केस में अपराइट होगा। मींस प्रोड्यूसर्स जो है वो ज़्यादा नंबर में होंगे और टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हैं वो कम नंबर में होंगे। तो ये हो गया पिरामिड ऑफ नंबर। नेक्स्ट पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास, जहाँ पे एक्सेप्शन आता है कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का है, जहाँ पे आपका पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड है। ये क्या है? इन्वर्टेड पिरामिड है, जबकि नॉर्मल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपराइट पिरामिड होता है। ये है पिरामिड ऑफ बायोमास। अब नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसका डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये पिक्चर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि बेयर रॉक है जहाँ पे पहले कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं थी, इसीलिए ये प्राइमरी सक्सेशन है, क्योंकि इस रॉक में पहले कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं थी। इस पे पाइनियर स्पीशीज़ इन्वेट की। पाइनियर स्पीशीज़ मीन्स जो सबसे पहले इन्वेट करेगी उस स्पीशीज़ को हम पाइनियर स्पीशीज़ बोलेंगे। लाइक लाइकेंस ने इन्वेट किया, एनुअल प्लांट्स एंड स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड लाइकेंस इस पे इन्वेट किए। उसके बाद और सारी इंटरमीडिएट स्पीशीज़ आई और फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्मेशन होगा, जो कि अल्टीमेट प्रोडक्ट है एक सक्सेशन का। तो ये एग्जांपल हो गया प्राइमरी सक्सेशन का, और ये 100 ऑफ ईयर्स का रिजल्ट है, ये जो सक्सेशन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग पे, जिसमें मैंने आपको पहले कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल बनाया है, ये बताया है। ये उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। कार्बन साइकिल में क्या होता है, लाइक ये CO2 रिजर्वॉयर है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में। CO2 और सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स बना रहा है फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड मटेरियल। अब ये फूड मटेरियल से ऑर्गेनिक फॉर्म में कार्बन पास हो रहा है नेक्स्ट लेवल में, दैट इज़ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जब इस पर फीड करते हैं तो वो ऑर्गेनिक कार्बन लेते हैं। अब ये प्लांट और ये जो भी कंज्यूमर हैं दोनों रिलीज़ कर रहे हैं कार्बन इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। CO2 रिलीज़ कर रहे हैं बाई रेस्पिरेशन, और जब इन दोनों का डेथ होगा तो डेड मटेरियल्स जो कि डिकम्पोजिशंस करेंगे वो भी कार्बन रिलीज़ करेंगे एटमॉस्फेयर में। उसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है उनके बर्निंग से और व्हीकल्स से जो कि मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ हो रहा है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ठीक, ये हो गया आपका कार्बन साइकिल। अब हम देखते हैं फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल क्या है? जैसे रॉक्स हैं, रॉक्स के वेदरिंग से या फिर इसको लाइकेंस या किसी की थ्रू डिकम्पोजिशन से यहाँ पे बहुत सारे फॉस्फेट और सब कुछ का रिलीज आउट होता है, जो कि सॉइल में चला जाता है। यहाँ सॉइल सोल्यूशन से अपटेक करेगा प्लांट्स इसे एज अ फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, जो कि उसके प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। फर्दर ये ट्रांसफ़र होगा कंज्यूमर्स पे, जब कंज्यूमर्स इसे फीड करेंगे इन प्रोड्यूसर्स को। अब ये फॉस्फेट जब कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स की डेथ होगी तो डेट्राइटस के थ्रू, मतलब डेट्राइटस क्या है, जो भी इनका डेड मटेरियल है, डेट्राइटस
में चला जाएगा और डिकम्पोजर्स इसे डिग्रेड करके फिर से सॉइल सॉल्यूशन में भेज देंगे। तो ये हो गया इनकी साइक्लिंग, मीन्स रॉक से प्रोड्यूस हुआ, गया सॉइल में, सॉइल से प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया, जिससे कि ट्रांसफ़र हुआ फिर से कंज्यूमर्स में, और दोनों के डेथ से जो रिलीज़ आउट हुआ उसके डिकम्पोजिशन से ये फिर से चला गया सॉइल में। तो ये हुआ आपका फॉस्फोरस की साइक्लिंग। सो इस तरह से हमने देखा पूरा इकोसिस्टम का चैप्टर। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड अटेंशन। एंड नाउ वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी।